आज हम अपना नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 6 एडवांस्ड वेब पब्लिशिंग, जिसमें कि हम लैंग्वेज एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। तो वेब पब्लिशिंग का यहाँ पे मतलब होता है, जैसे आपने HTML में वेब पेजेस क्रिएट किए, उसमें आपने अपना जो भी टेक्स्ट आपने इंसर्ट करना चाहा वो इंसर्ट किया और वो जो वेब पेजेस आपने क्रिएट किए वो इंटरनेट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने फिर से डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं। थोड़ा एडवांस्ड तरीके से हम पेजेस को क्रिएट करेंगे और उनको क्रिएट करने के लिए जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे वो है जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। वैसे हम सेकेंड यूनिट में प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में है तो ये भी हम कर लेंगे। A network protocol defines rules and conventions for communication between network devices। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? जो किन्हीं दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रूल्स सेटअप करता है, उसको नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स जिन रूल्स पे आधारित आपका जो डेटा है वो नेटवर्क पे ट्रैवल करता है, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल। Network protocol include mechanism for devices to identify and make connections with each other, as well as formatting rules that specify how data is packaged to send and received messages। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपके मैकेनिज़्म आ जाते हैं डिवाइसेस के लिए कि कैसे डिवाइसेस ने डेटा को आइडेंटिफाई करना है और कैसे डिवाइसेस ने एक दूसरे के बीच में एक कनेक्शन सेटअप करना है। और साथ ही साथ नेटवर्क प्रोटोकॉल में ऐसे रूल्स फॉर्मेट किए जाते हैं ताकि उन रूल्स में ये स्पेसिफाई किया जाता है कि कैसे डेटा को पैकेज करना है भेजने के लिए और कैसे जो डेटा भेजा गया है उसको मैसेज के रूप में रिसीव किया जाना है दूसरे डिवाइस के द्वारा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, तो कितने तरीके के हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सारे हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। TCP IP HTTP FTP टेलनेट SMTP PPP। तो फर्स्ट यहाँ पे IP एड्रेस करेंगे। तो IP एड्रेस भी आपको पता ही है क्या होता है। An IP address is a number identifying of a computer or another device on the internet। IP एड्रेस एक नंबर होता है जो हर एक कंप्यूटर या जो अदर डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। एवरी मशीन ऑन इंटरनेट हैज़ एन यूनिक नंबर असाइन टू इट नोन एज IP एड्रेस। तो इंटरनेट पे हर एक मशीन को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जिसको आप IP एड्रेस कहते हैं। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या फिर IP एड्रेस is a logical numeric address that is assigned to every single computer, printer, switch, router or any other device that is a part of TCP IP based network। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है IP एड्रेस की। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जा सकता है इसको, या फिर IP एड्रेस शॉर्ट में इसको हम कहते हैं। ये एक लॉजिकल नंबर एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर को असाइन किया जाता है, या फिर प्रिंटर, स्विच, राउटर, कोई भी डिवाइस जो आपका TCP IP बेस्ड नेटवर्क पे कनेक्टेड होता है या फिर TCP IP बेस्ड नेटवर्क का हिस्सा होता है उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। एन IP एड्रेस सर्व्स टू प्रिंसिपल फंक्शंस। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, मुख्य फंक्शन। तो होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग। पहला होता है कि ये जो होस्ट कंप्यूटर है या फिर जो नेटवर्क इंटरफेस है उसको आइडेंटिफाई करे, और दूसरा होता है
लोकेशन को एड्रेस करना, ठीक है, कि कहाँ पे आपका जो आप मैसेज भेज रहे हो नेटवर्क पे वो कहाँ पे रिसीव होना है या फिर कहाँ से वो मैसेज आपका सेंड हो रहा है, इस सब को आइडेंटिफाई करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 मीन्स IPv4 defines an IP address as a 32-bit number। तो जो, हाँ, आमतौर पर जो IP एड्रेसेस जो कि IPv4 जिसको कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं, उसमें आपके जो एड्रेस होता है वो 32-बिट नंबर का होता है। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज़, तो ये इस तरीके का जो आपका नंबर होता है इसको आप बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। ये आपका IP एड्रेस होता है इस तरीके का। नेक्स्ट है TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP इज़ अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल दैट अलाउज 2 और मोर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। तो TCP/IP जो आपका प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है आपका, जिसकी मदद से 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communication that identify how it should be broken into packets, addressed, transmitted, routed and received at the destination। तो TCP/IP क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेशली कि किस तरीके से डेटा को इंटरनेट पे एक्सचेंज करना है। तो बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन मीन्स कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कैसे जो डेटा है उसको पैकेट्स में डिवाइड करना है। पैकेट्स का मतलब है डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। उन पे एड्रेसिंग करनी है, मीन्स उन पे ये डिफ़ाइन कर देना है कि ये पैकेट्स को कौन से एड्रेस पे पहुंचना है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। कैसे ट्रांसमिट करना है डेटा, कैसे डेटा को रूट स्पेसिफाई करना है और किस तरीके से वो सारे का सारा डेटा आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे रिसीव होगा। तो ये सारा काम आपका TCP/IP प्रोटोकॉल का होता है। TCP/IP रिक्वायर्स लिटिल central management and it is designed to make network reliable with the ability to recover automatically from the failure of any device on the network। तो TCP/IP में को बहुत कम ज़रूरत होती है कि उसको सेंट्रली मैनेज किया जाए। और आपने ये जो TCP/IP जो नेटवर्क होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क होता है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि इसके पास अगर नेटवर्क बीच में या फिर डिवाइस में बीच में ही कोई गड़बड़ी आ जाती है, आपका डिवाइस कहीं बीच में ख़राब हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे मैसेज को रिकवर कर सकता है। TCP/IP uses the client-server model of communication in which a user और machine, जिसको कि आप क्लाइंट कह सकते हैं, क्लाइंट इज प्रोवाइडेड अ सर्विस लाइक सेंडिंग अ वेब पेज बाय अनदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो TCP/IP आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करता है, जिसमें कि एक यूज़र या फिर मशीन, जिसको कि आप क्लाइंट कहते हैं, को एक सेवा प्रदान की जाती है, जैसे कि वेब पेज को सेंड करना किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा, जिसको कि आप सर्वर कहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो ये TCP/IP इस तरीके का आपका मॉडल को फॉलो करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल को। जैसे कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर होगा, दूसरा कंप्यूटर होगा, इसको एक एंड पे इसको आप क्लाइंट बोलेंगे और एक को आप सर्वर बोलेंगे। तो सर्वर द्वारा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है क्लाइंट को, जैसे कि वेब पेजेस को सेंड करना। यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और सर्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को रिसीव किया और जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की थी उसको वो रिक्वेस्ट प्रोवाइड करवाई, ठीक है।
There are only four layers in TCP/IP reference model. तो जब आप TCP/IP रेफरेंस मॉडल की बात करते हैं तो उसमें उस 3 लेयर्स में काम होता है। तो ये आपका यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली हमने दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ब्लर इमेज दिख रही थी तो मैंने खुद ही राइट डाउन कर दिया इसके ऊपर। ये TCP/IP मॉडल हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये लेयर्स हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसको हम अब डिटेल में करेंगे कि हर लेयर का क्या काम है। तो फर्स्ट है आपकी एप्लीकेशन लेयर। Application layer is the topmost layer of 4 layers TCP/IP model. Application layer is present on the top of the transport layer. Application layer defines TCP/IP application protocols and how host programs interface with transport layer service to use the network. अब एप्लीकेशन लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट लेयर होती है आपके TCP/IP मॉडल की। तो एप्लीकेशन लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या डिफ़ाइन करती है कि जितनी भी आपकी TCP/IP एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स हैं और जो आपके होस्ट प्रोग्राम इंटरफेसेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस को किस तरीके से नेटवर्क पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर डिफ़ाइन करती है कि आपका जो TCP/IP प्रोटोकॉल है और जो आपका होस्ट प्रोग्राम इंटरफेस है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस को नेटवर्क पे इस्तेमाल करते हैं। Application layer includes the protocols like DNS, domain naming system, HTTP, hypertext transfer protocol, FTP, file transfer protocol, SMTP, simple mail transfer protocol, etc. तो एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके इंक्लूड होते हैं या फिर आप किस किस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हो एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो है आपके ये जो डिस्क्राइब किए गए हैं डोमेन नेम सिस्टम, HTTP, FTP एंड SMTP. Next is internet layer. Internet layer is the second layer of the 4-layer TCP/IP model. The position of internet layer is between the network access layer and the transport layer. Internet layer pack data into data packets known as IP datagrams, which contain source and destination address, logical address or IP address information that is used to forward the datagram between host and across network. तो इंटरनेट लेयर आपकी जो 4-लेयर TCP/IP मॉडल होता है उसमें सेकेंड लेयर होती है और ये जो इंटरनेट लेयर है ये 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में। तो इंटरनेट लेयर जो है वो डेटा को पैकेट्स में पैक करती है जिसको कि आप IP डेटाग्राम्स कहते हैं। ठीक है, इन ये जो IP पैकेट्स आपके होते हैं डेटा के, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ताकि इन डेटाग्राम्स को इस एड्रेस को यूज़ करके आगे फॉरवर्ड किया जा सके होस्ट और डेस्टिनेशन के बीच में ओवर द नेटवर्क। The internet layer is also responsible for routing of IP datagrams. तो यही लेयर इंटरनेट लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होती है IP डेटाग्राम की रूटिंग के लिए। पैकेट स्विचिंग network depend upon a connectionless network layer. This layer is known as internet लेयर। तो जो आपके पैकेट्स आप स्विच कर रहे हो नेटवर्क्स पे तो वो डिपेंड करता है कनेक्शनलेस इंटरनेट नेटवर्क लेयर पे और इस लेयर को ही हम इंटरनेट लेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क एक्सेस लेयर. नेटवर्क एक्सेस लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द 4-layer TCP/IP model. Network access layer defines detail of how data is physically sent through the network. This is the lowest level of TCP/IP प्रोटोकॉल. तो नेटवर्क एक्सेस लेयर आपकी जो है वो पहली लेयर होती है 4-layer TCP/IP मॉडल की. तो ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो डिफ़ाइन करता है पूरी डिटेल कि कैसे डेटा को फिज़िकली
ओवर द नेटवर्क सेंड किया गया है। तो ये सबसे निचली लो होती है आपकी TCP/IP प्रोटोकॉल की। तो ये था आपका TCP/IP मॉडल जिसमें आपने 4 लेयर्स को पढ़ा है। अब हम एक एक करके ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए उनको करेंगे। फर्स्ट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल used for transmitting and displaying information in the form of web pages on the browser। तो HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेब पेज के रूप में ब्राउज़र पे ट्रांसमिट और डिस्प्ले करवा सके। जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड प्राइमरीली ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल होता है और इसका इस्तेमाल आप वर्ल्ड वाइड वेब पे करते हैं आमतौर पर, ठीक है। HTTP यूज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर द वेब ब्राउज़र इज़ क्लाइंट एंड कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर दैट होस्ट द वेबसाइट। तो ये जो आपका HTTP प्रोटोकॉल है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र है वो एज अ क्लाइंट काम करता है और कम्युनिकेशन करता है वेब सर्वर से जहाँ पे जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रेजेंट होती है जिस सर्वर पे, ठीक है। तो क्लाइंट आपका वेब ब्राउज़र हो गया और वेब सर्वर्स आपकी वेबसाइट्स हो गई जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं। Next is FTP file transfer protocol used for file transfer, uploading and downloading over the internet। अब जब भी आप कोई भी डेटा अपलोड करते हैं या फिर कोई भी डेटा आप डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से तो वहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। FTP कॉपी फाइल्स ओवर अ नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो FTP का काम होता है फाइल्स को कॉपी करना, ठीक है। नेटवर्क पे जितनी भी फाइल्स होती है उनको कॉपी करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। मोर जनरली इट प्रोवाइड्स फॉर सम सिंपल फाइल मैनेजमेंट ऑन द कंटेंट्स ऑफ अ रिमोट कंप्यूटर। तो आमतौर पर ये क्या करता है कि ये एक बहुत ही साधारण फाइल मैनेजमेंट प्रदान करता है ताकि हम जो भी रिमोट कंप्यूटर पे हमारा कंटेंट है उसको सिंपल वे में अरेंज कर सकें या मैनेज कर सकें। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज टेलनेट। Telnet is a protocol that allow you to connect to remote computers over a TCP/IP network such as the internet। तो टेलनेट प्रोटोकॉल क्या अलाउ करता है कि आप अपने रिमोट कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी TCP/IP नेटवर्क पे जैसे कि इंटरनेट हो गया। यूजिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर यू कैन मेक अ कनेक्शन टू द टेलनेट सर्वर। तो टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर्स पे आप टेलनेट सर्वर से अपना कनेक्शन साध सकते हैं। टेलनेट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड अ बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। तो टेलनेट नेटवर्क एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल आप इंटरनेट या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पे करते हो ताकि आपको एक बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन मिल सके या फिर आप एक ऐसी कम्युनिकेशन कर सके जहाँ पे आप बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में आप अपना संपर्क साध सके। नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP is used for email services on the TCP/IP network। तो ईमेल सर्विसेज के लिए अगर आपने TCP/IP नेटवर्क पे ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो वो आप SMTP प्रोटोकॉल से की मदद से करते हैं। SMTP प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस। तो SMTP जो आपको है वो ईमेल मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने की जो एबिलिटी है क्षमता है वो प्रोवाइड करवाता है। SMTP is a part of an application layer protocol that enables the transmission and delivery of email over the internet। तो SMTP जो है आपका वो एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा होता है
और इसकी मदद से आप इंटरनेट के ऊपर अपने ईमेल मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपने ईमेल्स भेजनी है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, और पर्टिकुलर कंप्यूटर तक, जहाँ पर्टिकुलर एड्रेस में जहाँ पे भी आप चाहते हैं वो ईमेल पहुंचनी चाहिए आपकी, तो वो SMTP प्रोटोकॉल की मदद से ही आपकी ट्रांसफ़र होती है और डिलीवर होती है। नेक्स्ट है PPP, पॉइंट टू पॉइंट protocol. PPP is a communication protocol of the data link layer that is used to transmit multi-protocol data between two directly connected computers. अब अगर मल्टी प्रोटोकॉल डेटा आपने ट्रांसफ़र करना है दो कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में, तो उसके लिए आप जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो है PPP protocol. This protocol is used for a very basic level of connectivity, providing data linkage between the computers. तो ये एक बेसिक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ये PPP प्रोटोकॉल, ताकि दोनों कंप्यूटर्स के बीच में डेटा लिंकेज हो सके। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द हेवियर एंड फास्टर कनेक्शंस। तो PPP जो प्रोटोकॉल्स है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा डेटा अपना ट्रांसफ़र करना है और बहुत फास्ट तरीके से आप कनेक्शंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके सारे प्रोटोकॉल जो भी इंटरनेट या फिर ओवर द नेटवर्क आपके यूज़ होते हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है आपका क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर। तो अभी हमने पीछे बहुत बार क्लाइंट और सर्वर शब्द का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था। क्लाइंट एक होस्ट मशीन होती है जो यूज़र यूज़ करता है मशीन को, और सर्वर आपका एक ऐसी मशीन होती है जहाँ पे आपका सेंट्रल डेटा मैनेज होता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम यहाँ पे करेंगे। The client-server architecture is also termed as a network computing structure because every request and their associated services are distributed over a network. तो client server architecture को हम और network दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, network communicating server structure भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो हर एक रिक्वेस्ट है और जो उनसे जुड़ी हुई सेवाएं हैं वो नेटवर्क पे जगह जगह पे फैली हुई है। इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, व्हेन द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा टू द सर्वर through the internet, the server accepts the request, process it and deliver the data packets requested back to the client. अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है अपने डेटा के लिए थ्रू द इंटरनेट के माध्यम से, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, और जो भी डेटा पैकेट्स रिक्वेस्ट किए जाते हैं वो क्लाइंट को वापस डिलीवर करता है। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम सा दिया गया है जहाँ पे क्लाइंट्स दिखाए गए हैं, इंटरनेट जो माध्यम है क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में, और ये एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पे जिसको कि हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर से डिफरेंट सर्विसेज को रिक्वेस्ट करेंगे, और सर्वर क्या करेगा, उन रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और बैक टू डिलीवर करेगा जो भी रिक्वेस्ट भेजी गई है क्लाइंट द्वारा टू द क्लाइंट थ्रू इंटरनेट। तो a client is a piece of computer hardware or software that accesses a service made available by the server. The server is often but not always on another computer system, in which case the client accesses the services by वे ऑफ द नेटवर्क। तो क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनको लेता है। ठीक है, तो सर्वर आपका प्रायः एक दूसरा कंप्यूटर होता है, या फिर सेम ही कंप्यूटर पे आपका सर्वर हो सकता है, नॉट ऑलवेज। तो
सर्वर क्या करता है, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवाता है इन नेटवर्क के माध्यम से। तो नेक्स्ट है सर्वर। सर्वर इज़ द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर। तो सर्वर सिंपली एक कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करवाता है। इट मे सर्व डेटा टू सिस्टम ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क और अ वाइड एरिया नेटवर्क ओवर द इंटरनेट। तो ये जो आपका सर्वर है वो सिस्टम्स को डेटा या तो लैन का इस्तेमाल करके या फिर वैन का इस्तेमाल करके प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट के माध्यम से। मैनी टाइप्स ऑफ सर्वर एग्जिस्ट इंक्लूडिंग वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर। तो आपके पास अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं जिसमें कि आपके वेब सर्वर, मेल सर्वर और फाइल सर्वर आते हैं। ईच टाइप रन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टू द पर्पज़ ऑफ द सर्वर। तो हर एक जिस भी तरीके का आप सर्वर यूज़ करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है सर्वर के कार्य के लिए। अ सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन सर्विसेज टू सर्व द नीड्स ऑफ द अदर कंप्यूटर। तो सर्वर एक कंप्यूटर होता है आपका जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज रन होती है थ्रू सर्वर ताकि दूसरे कंप्यूटर्स की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इट कुड बी फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, होम मीडिया सर्वर, प्रिंट सर्वर और वेब सर्वर। तो ये कोई भी सर्वर हो सकता है आपका, चाहे वो फाइल सर्वर हो, डेटाबेस सर्वर हो, मीडिया सर्वर हो या फिर प्रिंट सर्वर हो या फिर वेब सर्वर हो। तो ये डायग्राम में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दिखाया गया है। ये क्लाइंट्स हैं आपके, ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कि सर्वर से जुड़े हैं, ठीक है। सर्वर एक आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मैनेज की गई होती है। तो किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने प्रोसेस की और जो भी रिक्वेस्ट थी उसका रिजल्ट क्लाइंट को भेज दिया। तो इस तरीके का होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज नीड ऑफ वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग की ज़रूरत क्या है? Web publishing or online publishing is the process of publishing content on the internet। तो वेब पब्लिशिंग का मतलब है, या फिर इसी को हम ऑनलाइन पब्लिशिंग भी बोलते हैं, अपना जो भी कंटेंट, ठीक है, हम कुछ भी छापना चाहते हैं इंटरनेट पे तो उसको हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट्स, अपडेटिंग वेब पेजेस एंड पोस्टिंग ब्लॉग्स ऑनलाइन। तो इसमें वेब पब्लिशिंग में आपका क्या क्या आ जाता है? वेबसाइट को क्रिएट करना, अपलोड करना, वेब पेजेस को अपडेट करना, या फिर आपने कोई भी ब्लॉग है पोस्ट करना है। तो ब्लॉग का यहाँ पे मतलब होता है आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन लिख सकते हैं। द पब्लिश्ड कंटेंट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड अदर टाइप ऑफ मीडिया। तो जो भी कंटेंट आप ऑनलाइन पब्लिश करते हो उसमें आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी, वीडियोस भी है, और भी किसी भी प्रकार का आप मीडिया पब्लिश कर सकते हो ऑनलाइन। वेबसाइट पब्लिशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इट इंक्लूड्स, तो जब आप वेबसाइट पब्लिशिंग की बात करते हैं तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप जो भी कंटेंट है उसको आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो। तो इसमें क्या आता है? अपलोडिंग फाइल्स, अपडेटिंग वेब पेजेस, पोस्टिंग ब्लॉग्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, या फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप प्रोसेस कर सकते हो। आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, जो भी वेब पेजेस आपने क्रिएट किए हैं उनको अपडेट कर सकते हो और ब्लॉग्स को पोस्ट कर सकते हो। वेबसाइट इज पब्लिश्ड बाय अपलोडिंग फाइल्स ऑन द रिमोट सर्वर विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग कंपनी। अब जो भी वेबसाइट आप पब्लिश करते हो वो रिमोट सर्वर पे फाइल्स को अपलोड करके आप पब्लिश करते हो, और जो सर्वर है वो कोई भी होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज होती है जो आपको वेब सर्वर्स प्रोवाइड करवाती है अपनी आपकी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। इन ऑर्डर टू पब्लिश योर साइट यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स। अगर आप अपनी साइट वेबसाइट
अपलोड करना चाहते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। उसकी फर्स्ट है आपका वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, सेकंड इज़ इंटरनेट कनेक्शन और थर्ड इज़ वेब सर्वर। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए अगर आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हो अपनी वेबसाइट को। तो वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस फॉर योर वेबसाइट्स। Dreamweaver and WordPress are the example of वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर आपको वेब पेजेस को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है आपके वेबसाइट के, उसको आप वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसमें आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कि ड्रीम वीवर हो गया, ठीक है, और वर्डप्रेस हो गया। ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप वेब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एज अ वेब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर करते हो। नेक्स्ट इज इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन आपको पता है क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू अ रिमोटली लोकेटेड वेब सर्वर। तो इंटरनेट कनेक्शन आपको ज़रूरी है ताकि आप वेब सर्वर से कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर इज द एक्चुअल लोकेशन वेयर योर वेबसाइट रिजाइड्स ऑन। तो वेब सर्वर एक्चुअल लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट रहती है। अ वेब सर्वर मे होस्ट सिंगल और मल्टीपल साइट्स डिपेंडिंग ऑन what hosting service you have पेड फॉर। तो वेब सर्वर में आपकी सिंगल वेब साइट भी हो सकती है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की होस्टिंग सर्विस के लिए आपने आपने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो वेब सर्वर आपको ख़रीदना पड़ता है तब जाके आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट होती है, ठीक है। मीन्स आपको अपनी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए आपको सर्वर पे एक स्पेस चाहिए, ठीक है। वो स्पेस को आपको किसी होस्टिंग कंपनी से ख़रीदना होता है। तो आपने जिस भी तरीके की सर्विस के लिए पे किया होगा उस तरीके की सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी वेब सर्वर। नेक्स्ट है वेब लैंग्वेजेस। वेब लैंग्वेजेस क्या है आपकी? वेब लैंग्वेजेस इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर ऑटोमेटिंग टास्क ऑफ द ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब लैंग्वेजेस ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी कार्य ऑटोमेटिकली कर सकती है। वेब प्रोग्रामिंग रेफर टू द राइटिंग, मार्कअप एंड कोडिंग इन्वॉल्व्ड इन वेब डेवलपमेंट विच इंक्लूड वेब कंटेंट, वेब क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो वेब प्रोग्रामिंग में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है, जैसे कि वेब जैसे कि आपने राइट करना वेब कंटेंट को, ठीक है, कोडिंग करना उसके लिए, जो भी आप वेब डेवलपमेंट में करते हो, ठीक है, जिसमें आपका वेब कंटेंट आ जाता है या फिर वेब क्लाइंट या फिर सर्वर स्क्रिप्टिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी सारी वेब प्रोग्रामिंग में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। मतलब वेब कंटेंट को तैयार करने के लिए वेब क्लाइंट को तैयार या सर्वर को की स्क्रिप्टिंग राइट डाउन करने के लिए और नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए आप वेब प्रोग्रामिंग के माध्यम से बहुत सारी कोडिंग कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज फॉर वेब प्रोग्रामिंग आर XML, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। तो आमतौर पे जो वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है वेब प्रोग्रामिंग में वो है XML, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। इसमें से आप HTML कर चुके हैं और जावास्क्रिप्ट अब हम करने वाले हैं। Web programming is different from just programming, which requires interdisciplinary knowledge on the application area, client and server scripting and database technology। तो जो आपकी वेब प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत अलग होती है। इसके लिए आपको डिसिप्लिनरी नॉलेज, आपके लिए इसको ज्ञान चाहिए एप्लीकेशन एरिया में, मतलब जिस तरीके से आपने एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना उसके लिए ज्ञान का होना, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होना चाहिए और डेटाबेस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी वेब लैंग्वेजेस।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक नीड ऑफ वेब पब्लिशिंग कंप्लीट होता है, जिसमें हमने वेब पब्लिशिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है और वेब लैंग्वेजेस क्या होती है और कौन सी वेब लैंग्वेज हम कर चुके हैं और कौन सी हमें करनी है, जावास्क्रिप्ट हमने डिटेल में करनी है। इसके आगे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है, कहीं पे भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।